इस एक्टिविटी में आप डिजाइन टैब के बारे में सीखेंगे। एक्टिविटी पूरी होने पर आप कर पाएंगे थीम्स कस्टमाइज करना और अप्लाई करना, स्लाइड्स के बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना और स्लाइड का साइज बदलना। थीम एक पहले ही डिफाइन किया गया रंग, फॉन्ट, लेआउट और बाकी एलिमेंट्स का प्रेजेंटेशन के एक अथवा अधिक स्लाइड्स में अंतर्भाव किया हुआ एक सेट होता है। डिजाइन टैब इस थीम ग्रुप द्वारा आप तुरंत एक थीम सिलेक्ट कीजिए और आपके प्रेजेंटेशन के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे आपके संपूर्ण प्रेजेंटेशन को एक सुसंगत और प्रोफेशनल लुक मिल सकता है। आपने इससे पहले डिफॉल्ट ऑफिस थीम इस्तेमाल की है। अधिक थीम्स देखने के लिए मोर डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। इनमें से किसी भी एक थंबनेल पर आपका माउस घुमाइए। अगर ये थीम अप्लाई की तो वो स्लाइड कैसे दिखेगी ये आप देख सकते हैं। ये थंबनेल अप्लाई करने के लिए किसी भी एक थंबनेल पर क्लिक कीजिए। स्लाइड को थंबनेल अप्लाई की जाती है। इस थीम का अगर रंग आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा रंग वेरिएंट से इस्तेमाल कर सकते हैं। थंबनेल की थीम बदलेगी नहीं, लेकिन आपके सिलेक्शन अनुसार रंग जरूर बदलेगा। थीम कलर कस्टमाइज करने के लिए वेरिएंट ग्रुप के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका कर्सर कलर्स ऑप्शन पर लाइए। लिस्ट के कलर स्कीम पर क्लिक कीजिए। अगर आपको विशेष रंग चाहिए हो तो कस्टमाइज्ड कलर्स पर क्लिक कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स सामने दिखेगा। कलर चेंज करने के लिए हर रंग के बाजू वाले ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट कीजिए। आपको कोई निश्चित रंग चाहिए हो तो आप मोर कलर पर क्लिक कर सकते हैं। आपको चाहिए उस थीम का रंग टाइप कीजिए और सेव कीजिए। नए कस्टम थीम कलर के साथ प्रेजेंटेशन अपडेट हो जाएगा। उसके साथ ही आप नए सेट ऑफ थीम फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएंट ग्रुप के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक कीजिए और आपका पॉइंटर फॉन्ट पर ले जाइए। आपको अलग अलग फॉन्ट की एक लिस्ट सामने दिखेगी। आपको चाहिए वो फॉन्ट आप चुन सकते हैं अथवा आपको चाहिए वो फॉन्ट आप कस्टमाइज कर सकते हैं। करंट फॉर्म वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फॉन्ट चेंज करने के लिए हेडिंग और बॉडी डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और जो चाहिए वो फॉन्ट चुनिए। आपको चाहिए वो नाम टाइप कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि एक नया थीम फॉन्ट तैयार हो गया है। इसी प्रकार आप आपके प्रेजेंटेशन में इफेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके शेप्स में बदलाव कर सकते हैं। वेरिएंट ग्रुप के डाउन एरो को क्लिक कीजिए और पॉइंटर को इफेक्ट पर लाइए। आपको चाहिए वो थीम इफेक्ट चुनिए। चुना हुआ इफेक्ट अप्लाई हो गया है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग बैकग्राउंड स्टाइल चुन के आप बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। ये बैकग्राउंड स्टाइल्स सिलेक्टेड थीम पर चुनी हुई होती है। वेरिएंट ग्रुप से बैकग्राउंड स्टाइल्स में जो चाहिए वो स्टाइल चुनिए। नए बैकग्राउंड सभी स्लाइड्स को अप्लाई की हुई दिख जाएगी। बैकग्राउंड कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज ग्रुप के फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दाहिने पेन में क्लिक करके आप स्लाइड के बैकग्राउंड, कलर, पिक्चर, पैटर्न अथवा टेक्सचर ऑप्शन इस्तेमाल करके कस्टमाइज कर सकते हैं। स्लाइड बैकग्राउंड कलर करने के लिए सॉलिड फिल पर क्लिक कीजिए और मेन्यू से कलर चुनिए। निश्चित ऐसा रंग चुनने के लिए मोर कलर पर क्लिक कीजिए अथवा आई ड्रॉपर टूल से आपको चाहिए वो रंग चुनिए। अधिक स्पष्टता लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी स्लाइड पर क्लिक कीजिए। दो अथवा उससे अधिक रंग एक करके ग्रेडियंट फिल्स तैयार किए जाते हैं। जब आप ग्रेडियंट फिल्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तब पैनल पर अलग अलग ऑप्शंस दिखने लगते हैं। प्रीसेट ग्रेडियंट में रेडीमेड ग्रेडियंट होते हैं। ड्रॉप डाउन कंट्रोल से जो कोई ग्रेडियंट का प्रकार आप चुनते हैं उससे ग्रेडियंट का ओरिएंटेशन तैयार होता है। रंग बदलना तय करने के लिए ग्रेडियंट की डायरेक्शन कमांड मदद करती है। एंगल कमांड ग्रेडियंट के ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने का काम करती है।
ग्रेडियंट के कलर स्कीम को कस्टमाइज करने के लिए ग्रेडियंट स्टॉप को सिलेक्ट कीजिए और कलर डाउन एरो को क्लिक कीजिए और जो चाहिए वो रंग चुनिए। ग्रेडियंट कलर कवरेज को एडजस्ट करने के लिए दाहिने अथवा बाएं बाजू के स्टॉप्स को ड्रैग और क्लिक कीजिए। पोजीशन ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए आप अप और डाउन एरो अथवा स्लाइडर को चाहिए जैसा ड्रैग कर सकते हैं। सभी स्लाइड्स को ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल करने के लिए अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कीजिए। किसी चित्र को बैकग्राउंड जैसे इस्तेमाल करने के लिए पिक्चर अथवा टेक्सचर फील्ड पर क्लिक कीजिए। आप वो चित्र फाइल, क्लिपबोर्ड अथवा ऑनलाइन सोर्स से चुन सकते हैं। आपके बैकग्राउंड को चाहिए वो टेक्सचर भी ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर का इस्तेमाल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइल पिक्चर एज टेक्सचर बॉक्स का उपयोग चुने हुए टेक्सचर और पिक्चर बैकग्राउंड में टाइल और पिक्चर जैसे दिखने के लिए कर सकते हैं। पैटर्न यानी दो रंग के डिजाइन्स होते हैं जो रेखा, डॉट्स, डैशेस, चेक्स और बाकी अनेक चीजों से बने होते हैं। टूल टिप देखने के लिए इनमें से किसी भी एक थंबनेल पर कर्सर घुमाइए जो आपको पैटर्न फिल दिखाएगा। आपको चाहिए वो पैटर्न आप चुन सकते हैं। स्लाइड बैकग्राउंड पर वो अप्लाई हो जाएगा। आपके सिलेक्टेड पैटर्न को कलर देने के लिए फोरग्राउंड कलर मेन्यू से कलर बदल सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही बैकग्राउंड कलर मेन्यू से आप आपके सिलेक्टेड पैटर्न का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। कभी कभी प्लेस होल्डर स्लाइड को दिया हुआ बैकग्राउंड छुपाता है। ये टालने के लिए हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पर क्लिक कीजिए। सभी स्लाइड के बैकग्राउंड को कलर देने के लिए अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कीजिए। रीसेट बैकग्राउंड का उपयोग बैकग्राउंड को पहले ही दिया हुआ कलर रीसेट करने के लिए होता है। एक बार आपने बैकग्राउंड सेटिंग बदल दिया तो आप ये थीम दूसरे किसी भी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए सेव कर सकते हैं। इसके लिए थीम ग्रुप के डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेव करंट थीम पर क्लिक कीजिए। फाइल का नाम टाइप कीजिए और सेव क्लिक कीजिए। जब आप थीम सेव करते हैं तब वो अपने आप कस्टम थीम के थीम्स ग्रुप में सेव हो जाती है। पावर पॉइंट में सेव किए थीम्स बाकी ऑफिस एप्लीकेशंस उदाहरणार्थ वर्ड और एक्सेल में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट के सभी स्लाइड्स 16:9 के रेशो से वाइड स्क्रीन होते हैं। वाइड स्क्रीन स्लाइड्स ये मॉनिटर और प्रोजेक्टर के फ्लाइट्स स्लाइड के लिए सही होते हैं। ये साइज बदलने के लिए स्लाइड साइज डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो चाहिए वो स्क्रीन साइज मेन्यू से चुनिए अथवा कस्टम स्लाइड साइज मेन्यू से अधिक ऑप्शन चुनिए। स्लाइड साइज डायलॉग बॉक्स में स्लाइड के साइज के अलग अलग डायमेंशंस है। आप स्लाइड को लंबाई और चौड़ाई इस्तेमाल करके भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप स्लाइड ओरिएंटेशन भी चुन सकते हैं। आपने क्या सीखा इसका एक रिवीजन करते हैं। थीम्स कस्टमाइज करना और अप्लाई करना, स्लाइड्स के बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना और स्लाइड का साइज बदलना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे स्लाइड को ट्रांजिशंस अप्लाई करना, अलग अलग ट्रांजिशंस प्रीव्यू करना, ट्रांजिशंस को साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करना और ट्रांजिशंस के टाइमिंग्स एडजस्ट करना। पावर पॉइंट के अलग अलग ट्रांजिशंस आपके प्रेजेंटेशन को विजुअल इंटरेस्ट और स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए मदद करते हैं। स्लाइड के बदलाव अथवा उन्हें अधिक आकर्षक करने के लिए किए बदलाव जैसे ट्रांजिशंस भी आसान होते हैं।
ट्रांजिशंस टैब के अलग अलग ऑप्शंस इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। लेफ्ट पेन के एक स्लाइड को चुन के शुरुआत करते हैं। ट्रांजिशंस टैब के इस स्लाइड ग्रुप में आप देख सकते हैं कि एक भी इफेक्ट अप्लाई नहीं किया गया। इसका अर्थ ऐसा है कि स्लाइड को एक भी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हुआ है। सभी ट्रांजिशंस की लिस्ट देखने के लिए मोर एरो पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशंस को 3 अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। सटल कैटेगरी के ऑप्शंस बेसिक और सीधे साधे ट्रांजिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एक्साइटिंग कैटेगरी के ऑप्शंस कठिन ट्रांजिशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सटल ट्रांजिशंस से अधिक इंटरेस्टिंग होते हैं। डायनेमिक कंटेंट कैटेगरी के ऑप्शंस बैकग्राउंड को छोड़ के स्लाइड के सभी ऑब्जेक्ट्स में बदलाव करने का काम करते हैं। आपको चाहिए वो ट्रांजिशन चुनिए और आपको चाहिए उस स्लाइड को वो अप्लाई कीजिए। ट्रांजिशन अप्लाई हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए प्रीव्यू कमांड पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि स्लाइड अप्लाइड ट्रांजिशन के साथ दिख रही है। स्लाइड के थंबनेल के बाजू में एक स्टार आपको दिखता है। उसका अर्थ ऐसा है कि ट्रांजिशन अप्लाई किया गया है। आप तुरंत ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। उदाहरणार्थ ट्रांजिशंस डायरेक्शन। इफेक्ट को कस्टमाइज करके आप ये कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और ऑप्शन चुनिए। आप जो ट्रांजिशन चुनेंगे उसके अनुसार ऑप्शंस बदल सकते हैं। ट्रांजिशंस इफेक्ट निकालने के लिए ट्रांजिशंस ग्रुप से इस स्लाइड के लिए नन ये ऑप्शन चुनिए। अब हम मॉर्फ ट्रांजिशंस इस्तेमाल करके देखते हैं। मॉर्फ ट्रांजिशंस किसी भी 2 स्लाइड्स में एक सहज हलचल और एनिमेशन इफेक्ट जोड़ देता है। शुरुआत करने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और मॉर्फ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये ऑब्जेक्ट दूसरे स्लाइड पर कॉपी और पेस्ट करना होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलनी होगी। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और मॉर्फ ट्रांजिशंस पर क्लिक कीजिए। इफेक्ट ऑप्शन से मॉर्फ ट्रांजिशंस का प्रकार चुनिए। ये ऑप्शन टू मूव ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है। उदाहरणार्थ स्लाइड के चित्र, आकार, शब्द अथवा स्वतंत्र अक्षर। तैयार हुए मॉर्फ ट्रांजिशंस देखने के लिए प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। आश्चर्य है ना? आप यही ट्रांजिशंस सभी स्लाइड्स को इस्तेमाल करने के लिए टाइमिंग ग्रुप के अप्लाई टू ऑल इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन कमांड ट्रांजिशन टाइम सेट करने के लिए मदद करती है। आप साउंड मेन्यू से साउंड ट्रांजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, बहुत सारे साउंड ट्रांजिशंस इस्तेमाल करना ये आपकी ऑडियंस के लिए विचलित करने वाला हो सकता है, इसीलिए उसका उपयोग संयमित तरीके से करना जरूरी है। स्लाइड शो के दरमियान दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए आप माउस को क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड पर एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड का उपयोग दूसरे स्लाइड के टाइमिंग को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। आफ्टर बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और सही टाइमिंग सेट कीजिए। दिख रही स्लाइड दूसरी स्लाइड आने से पहले कितनी देर स्क्रीन पर रहे, यह तय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड से स्क्रीन पर आने के लिए अगर माउस का उपयोग कर रहे हैं तो ऑन माउस क्लिक ये बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। आप दोनों भी ऑन माउस क्लिक बॉक्स और आफ्टर बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में अगर आप माउस को निर्धारित समय के पहले दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए क्लिक नहीं करेंगे तो आफ्टर बॉक्स स्लाइड ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी। आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। स्लाइड को ट्रांजिशंस अप्लाई करना, अलग अलग ट्रांजिशंस प्रीव्यू करना, ट्रांजिशंस को साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करना और ट्रांजिशंस के टाइमिंग्स एडजस्ट करना। पासपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो धारक की पहचान और नागरिकता को प्रमाणित करता है।
ये धारक को विदेश से आने और जाने के लिए यात्रा की इजाजत देता है। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना आवश्यक होता है। पासपोर्ट ये एक अनिवार्य दस्तावेज है जो विदेश की यात्रा के लिए आवश्यक होता है। इसलिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना जरूरी है। विदेश यात्रा के लिए एयरपोर्ट पर पासपोर्ट जरूरी होता है। एयरपोर्ट पर सत्यापन के लिए और कभी विदेश के लिए फ्लाइट टिकट्स को बुक करने के दौरान पासपोर्ट जरूरी होता है। सभी भारतीय नागरिक जो यात्रा करते हैं या विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं, उनके पास वैध पासपोर्ट होना आवश्यक है। संगीता और उसकी दोस्त सीमा छुट्टियों की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रही हैं। संगीता उसके दोस्त को नए वर्ष की शाम पेरिस में बिताने के बारे में पूछती है। सीमा जाने के लिए उत्सुक है, परंतु उसके पास पासपोर्ट न होने का उसे खेद है। संगीता ने उसे परेशान न होने के लिए कहा, क्योंकि इन दिनों पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई आसानी से किया जा सकता है। उसने अपना लैपटॉप शुरू किया और निम्नलिखित तरीके से सीमा को पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया को समझाया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए स्वयं को रजिस्टर करने की प्रक्रिया को समझाना और रजिस्ट्रेशन के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के लिए अप्लाई करने के लिए रेखांकित किया गया है। अगर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिखाई गई लिंक पर भेज दीजिए। चूंकि इस पोर्टल के लिए आप नए हैं, गेटिंग स्टार्टेड लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कार्रवाई से पहले इस सेक्शन में उल्लिखित समस्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पासपोर्ट एप्लीकेशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत दिए गए समस्त अनुदेशों को भी आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए पढ़िए। जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तारीख का सबूत, फोटोग्राफ के साथ पहचान पत्र, निवास का प्रमाण और राष्ट्रीयता का प्रमाण जरूरी है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ कार्रवाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। इस सेक्शन में दिखाई गई लिंक पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए। यूजर लॉगिन पेज खुलता है। क्योंकि आप नए एप्लीकेंट हैं, रजिस्टर न्यू यूजर लिंक पर क्लिक कीजिए। नए यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होता है। आपके व्यक्तिगत विवरणों को एंटर कीजिए, जैसे कि जिस पासपोर्ट कार्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, आपका पहला नाम और उपनाम, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी आदि। एक बार जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्टर बटन पर क्लिक कीजिए। आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक्टिवेशन लिंक के साथ पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगी। मेल को ओपन कीजिए और लिंक पर क्लिक कीजिए। नया पेज प्रदर्शित होता है और आपको आपका यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाता है। आपका अकाउंट एक्टिवेटेड होगा। आपको एक्टिवेशन संदेश मिलेगा और फिर से लॉगिन करने की जरूरत होगी। आपके अकाउंट के लिए लॉगिन करने के लिए आपका यूजर नेम, पासवर्ड और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट एंटर कीजिए, फिर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपको एप्लीकेंट होम नामक पेज पर पुनः निर्देशित किया जा रहा है। फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। नए पेज पर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के विभिन्न विकल्प देख सकते हैं। जैसे कि आप डिजिटल नागरिक हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन का चुनाव कीजिए। जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पासपोर्ट के प्रकार को निर्दिष्ट कीजिए कि क्या आप नए पासपोर्ट, साधारण या तत्काल पासपोर्ट या 36 पेज या 60 पेज पासपोर्ट बुकलेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इनमें से उचित विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। कार्रवाई के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को मेन्यू के विभिन्न सेक्शंस के अंतर्गत
संबंधित विवरणों को एंटर करते हुए फिलअप करना जरूरी है। आपका एड्रेस आपके जिले और राज्य को सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। एप्लीकेंट विवरणों के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी को फिलअप कीजिए, जैसे कि आपका पहला नाम, उपनाम, लिंग, जन्म तारीख आदि, और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। परिवार के विवरणों के अंतर्गत संबंधित टेक्स्ट बॉक्सेस में आपके माता पिता का नाम जैसे विवरणों को एंटर कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के अंतर्गत घर क्रमांक, राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन, पिन कोड आदि विवरणों को एंटर कीजिए। संपर्क विवरणों को भी एंटर कीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल क्रमांक, टेलीफोन क्रमांक, ईमेल आईडी आदि, और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंतर्गत नजदीक के रिश्तेदारों, दोस्तों या पड़ोसियों के संपर्क विवरणों को एंटर कीजिए। आपको विवरणों को एंटर करना जरूरी है, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल क्रमांक आदि। कार्रवाई के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपको 2 रेफरेंसेस के विवरणों को भी एंटर करना जरूरी है, जैसे कि उन लोगों का नाम, पता, मोबाइल क्रमांक आदि। प्रीवियस पासपोर्ट के अंतर्गत आप पहली बार एप्लीकेंट होने की वजह से नो विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन के भीतर आप आपके समस्त पासपोर्ट विवरणों की जांच कर सकते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपकी जानकारी पासपोर्ट पर कैसे दिखेगी। कार्रवाई के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेल्फ डिक्लेरेशन के भीतर घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आई एग्री पर टिक कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म को देखने से पूर्व ही सेव करना चाहिए, इसलिए सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूर्वावलोकन करने के लिए कार्रवाई कीजिए। ऐसा करने पर आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म का पूर्वावलोकन प्रदर्शित होता है। प्रिंट या फॉर्म को बंद करने के लिए उचित बटन पर क्लिक कीजिए। फॉर्म के पूर्वावलोकन के बाद आप फॉर्म जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी से पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दिनों सरकार ने लोगों के लिए कई सारी बातों को सुविधाजनक बनाया है। लंबी लाइनों में खड़ा रहने या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप कब पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं? आपको क्या पता विदेश जाने का अवसर आपको कब मिले? संगीता और सीमा नए वर्ष की शाम को पेरिस में मनाने की योजना बना रही हैं। संगीता के पास पहले से ही पासपोर्ट है और सीमा ने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। सीमा चिंतित है क्योंकि अब तक उसका पासपोर्ट नहीं आया है। संगीता ने उसे चिंता न करने की सलाह दी और उसे दिखाया कि किस तरह सीमा उसके पासपोर्ट के स्टेटस का ट्रैक ऑनलाइन देख सकती है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से किया जा सकता है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। आपके पासपोर्ट के स्टेटस को किस प्रकार ट्रैक कर सकते हैं, इसका वर्णन करना। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपके एप्लीकेशन की कार्यवाही कहां तक हुई है, इसकी जांच करना चाहते हैं, तो passportindia.gov.in पर पासपोर्ट सेवा वेबसाइट को भेंट दीजिए। यदि आप इस पोर्टल के नए यूजर हैं, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए। अन्यथा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस बटन पर आपके पासपोर्ट के स्टेटस की जांच करने के लिए क्लिक कीजिए। ट्रैक एप्लीकेशन पेज पर आपके एप्लीकेशन का प्रकार, फाइल नंबर और जन्म तारीख को एंटर कीजिए। फिर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कीजिए। स्टेटस ट्रैकर पेज के लिए आपको निर्देशित किया जाता है, जहां आप आपके पासपोर्ट से संबंधित जानकारी को देख सकते हैं, जैसे कि डेटा सोर्स,
फाइल नंबर, जन्म तारीख, नाम और आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तरफ से कोई काम करना जरूरी है या आपको पासपोर्ट डिस्पैच होने तक केवल इंतजार करना जरूरी है। तो यदि आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन को लेकर कोई समस्या है, तो ऑनलाइन उसका स्टेटस देखना आपको सूचित करता है कि क्या आपकी तरफ से कोई काम करना चाहिए। यदि कोई है, सरकारी कार्यालयों में बार बार चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही किसी अधिकारी से बात करने की जरूरत है। आज की इस व्यस्त दुनिया में इसकी आपको जरूरत है। डेटा एंट्री एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक तरह के व्यवसाय आते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर, टाइपिस्ट, वर्ड प्रोसेसर, ट्रांसक्राइबर, कोडर और क्लर्क आते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर को ऑफिस से संबंधित मूल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, कॉपियर और कैलकुलेटर से परिचित होना चाहिए। सामान्य रूप से डेटा एंट्री के कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए बहुत अधिक शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लिए टाइपिंग की अच्छी क्षमता आवश्यक होती है। डेटा एंट्री के ऑपरेटर में विभिन्न प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे सुनने की और विवरणों के प्रति एकाग्रता। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग की जानकारी सहायक होती है। अच्छी स्पेलिंग, व्याकरण और विरामादि की कुशलताएं, साथ ही पढ़ने की अच्छी समझ ऑपरेटर के महत्व को बढ़ाते हैं। डेटा एंट्री की नौकरियां विभिन्न प्रकार के उद्योगों में मौजूद है, जिनमें वित्तीय, रिटेल और मेडिकल क्षेत्र शामिल है। वित्तीय क्षेत्र में डेटा एंट्री के कर्मचारी व्यक्तिगत सूचना, बैंक से लेन देन और अन्य आर्थिक सौदों के काम में सहयोग करते हैं। इनमें बैंकों, स्टॉक ब्रोकरेज की कंपनियां और अनेक सरकारी एजेंसी के साथ डेटा एंट्री के काम शामिल होते हैं। वित्तीय क्षेत्र में डेटा एंट्री के अन्य नौकरियों में अकाउंटिंग की कंपनियों और लोन देने वाली कंपनियों के साथ काम शामिल हो सकते हैं।